हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल JMS टीचिंग सेंटर जमुई में। तो मैं निकेश कुमार आज आपके लिए, जैसा कि पिछले वाले वीडियो में हमने कहा था कि आपके लिए साइंस का वीडियो लेके आएंगे, तो आज हम साइंस में सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी में। ठीक है, आज बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बायोलॉजी में स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या है? श्वसन। आज हम लोग जिसकी बात करेंगे वो क्या है? श्वसन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन क्या बोलेंगे? रेस्पायरेशन। अब श्वसन है क्या? हम लोग श्वसन कहते किसको है? तो ये सब कोई जानता है कि जो सजीव होते हैं, ठीक है, जो सजीव होते हैं वो क्या करता है? सांस लेता है। अब बात आता है कि हम लोग सांस लेते क्यों हैं? कुछ लोग तो ये जानते हैं सांस लेना का मतलब कि हवा को अंदर ले जाना और पुनः उसको वापस बाहर छोड़ देना, यही हमारा क्या है? श्वसन है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो श्वसन कहते हैं। लेकिन क्या सही मायने में श्वसन का अर्थ यही है? तो प्रश्न उठता है कि क्या सही मायने में श्वसन का अर्थ यही है कि हवा को अंदर लेना और फिर बाहर निकालना? जी नहीं, श्वसन का मतलब वो नहीं है। श्वसन कह सकते हैं कि जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या होता है? तो बहुत सारे प्रक्रम, प्रक्रम मतलब क्या? एक प्रोसेस। ठीक है, तो बहुत सारे प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप, जिसके द्वारा एक मनुष्य के यानी जीव के क्रियाओं का क्या होता है? पूरा मेंटेनेंस होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। अब जैव प्रक्रम के अंतर्गत एक तंत्र आता है जिसका नाम क्या है? श्वसन तंत्र। अब बात करते हैं हम लोग कि श्वसन तंत्र है क्या। तो सबसे पहले श्वसन की बात ये आप लोग दिमाग से निकाल देंगे कि श्वसन का मतलब हवा को अंदर लेना और फिर बाहर निकाल देना ही श्वसन कहलाता है। जी नहीं, ऐसा बात नहीं है। श्वसन का मतलब होता है कि शरीर में ऊर्जा का उत्पादन। क्योंकि हमारा शरीर क्या होता है कि हमारा शरीर जब तक हम लोग जो काम करते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए? ऊर्जा मिलनी चाहिए। अगर हम लोग को ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हमारा शरीर काम करना बंद कर देता है और 2-4 दिन 10 दिन तो बहुत ज्यादा हो गया है ना, 5 से 6 दिन में अगर हम लोगों को ऊर्जा नहीं मिले तो हमारा शरीर क्या होगा? काम करना बंद कर देगा, अर्थात मनुष्य की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो बात करते हैं आज श्वसन के बारे में। एक पार्ट में आज हम लेके आए हैं सिर्फ श्वसन का पूरा स्ट्रक्चर। इसके अगले वीडियो में हम लाएंगे आपके लिए कि मनुष्य का श्वसन तंत्र क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो श्वसन की बात करें तो श्वसन क्या कहेंगे? तो एक प्रकार का यह जैविक क्रिया है। कैसा है? श्वसन की परिभाषा बहुत सारे हो सकते हैं कि श्वसन क्या है? तो एक जैविक क्रिया है। कैसा क्रिया है? तो जैविक क्रिया है। अब हमने कहा कि श्वसन लिखेंगे कम, ज्यादा आप लोग लैंग्वेज पे ध्यान देंगे, मतलब समझने का ज्यादा प्रयास करेंगे। एक बार में नहीं, 2 बार में वीडियो आप रिपीट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अभी आपको हमने बताया कि श्वसन का मतलब ये नहीं कि सांस लेना और फिर क्या कर देना? बाहर निकालना। तो श्वसन का वास्तविक अर्थ क्या है? तो हमारे शरीर में जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो वह क्या होता है? ग्लूकोज के रूप में हमारा कोशिकाओं तक पहुंचता है। लेकिन हमारा शरीर उसको जो है, कोशिका जो है, वो उस रूप में लेने लायक नहीं रहता। उसको क्या करते हैं हम लोग? तो ऑक्सीजन के द्वारा उसको विभिन्न छोटे छोटे टुकड़ों में मतलब अपघटन करते हैं, विघटन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा कोशिका उसको क्या करता है? तो ऊर्जा के रूप में ग्रहण करता है। जो ऊर्जा हम लोग को किस रूप में मिलता है? तो ATP। नाम सुने होंगे आप लोग इसके पहले। ATP मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फेट। ठीक है, एटीपी का पूर्ण रूप अगर पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब
होता कैसे है, तो शरीर में अगर पूछा जाए श्वसन का एक परिभाषा तो क्या बोलेंगे कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर में यानी जीवों में ऊर्जा का क्या होता है, उत्पादन होता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो श्वसन कहते हैं। अब बात आता है कि श्वसन के द्वारा अगर इसको हम बड़ा रूप में बोले, श्वसन का परिभाषा अगर हम लोग बृहद रूप में बोले तो श्वसन वह प्रक्रिया है यानी जैव प्रक्रम का वह भाग है जिसके द्वारा मनुष्य या जीव वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण कर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जिसके द्वारा जीव वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण कर, ठीक है, शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाता है और वहां उपस्थित ग्लूकोज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिकीय ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिकीय ईंधन। वहां उपस्थित ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको क्या किया जाता है, जलाया जाता है, मतलब अपघटित किया जाता है, ठीक है, ऑक्सीकरण किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि श्वसन एक प्रकार के क्या ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है। कंपटीशन में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा बात पे, तो आपको शायद क्लियर हो जाए पूरा, ठीक है। कोशिश कर रहे हैं हम जितना से ज्यादा हो सके आपको कि अधिक से अधिक क्वेश्चन कवर हो। तो अगर पूछा जाए कोशिकीय ईंधन तो क्या बोलेंगे, ग्लूकोज। ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका क्या होता है, विघटन होता है। तो श्वसन अभी हम लोग देखें जैविक प्रक्रिया है, विघटनात्मक प्रक्रिया है, मतलब अपघटन हो रहा है किसका, ग्लूकोज का, छोटे छोटे अणुओं में क्या हो रहा है, वो टूट रहा है। उसके बाद देखें ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो अभिक्रिया होता है उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण, क्योंकि ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण O2 का क्या होना, जुड़ना या हाइड्रोजन का त्यागना, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज को किस रूप में, तो ऊर्जा के रूप में, एटीपी के रूप में तोड़ना। और वहां अब याद रखिएगा कि कहीं भी ऑक्सीजन अगर कोई वस्तु को जलाएगा तो वहां क्या उत्पन्न होगा, तो आपको CO2 उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, CO2। अब इस CO2 को हमारे शरीर में कोई भी काम नहीं है, ठीक है, मेरे पूरे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की कोई उपयोगिता नहीं है। अब इसके शरीर के विभिन्न कोशिकाओं से CO2 को क्या करना, विभिन्न भागों से शरीर के बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। अगर हम इसको अच्छे से बोले तो क्या बोलेंगे कि श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण कर कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कर वहां से उत्पन्न CO2 को पुनः वायुमंडल में मिलाने की प्रक्रिया को, मतलब पुनः वायुमंडल में छोड़ देने की क्रिया को क्या कहेंगे हम लोग, श्वसन कहेंगे। तो श्वसन के लिए टेंशन नहीं है, श्वसन का परिभाषा हो गया। अब बात आता है कि श्वसन जो होता है इसके लिए एक समीकरण याद रखेंगे आप लोग कि अभी हमने आपको कहा कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। तो ग्लूकोज क्या है, तो C6H12O6 और यहाँ पे ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन आता है। और आप जानते हैं कि हमारे शरीर में क्या उपस्थित होता है, तो एंजाइम उपस्थित होता है। क्या, एंजाइम। तो एंजाइम क्या होता है, तो भोजन को क्या करता है, पाचन करता है, ठीक है। तो ग्लूकोज जो ऊर्जा के रूप में है और उसको ऑक्सीजन क्या करेगा, उसको जलाएगा। अब जलाएगा तो क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ पे जल प्राप्त होता है, ठीक है, और CO2 प्राप्त होता है और ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होता है, तो याद रखेंगे हमारे शरीर में किस रूप में, एटीपी के रूप में प्राप्त होता है। कितना एटीपी, तो 38 एटीपी, याद रखिएगा। 2 एटीपी उसके कार्य, ऐसे तो 40 एटीपी होता है लेकिन 2 एटीपी ऊर्जा क्या होता है कि बनने में खर्च हो जाता है। तो याद रखेंगे कितना एटीपी, 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। अब ये समीकरण देखिए संतुलित है कि नहीं, तो लगा दीजिए 6 और 6, यानी याद रखेंगे समीकरण क्या, C6H12O6, यानी ये क्या हो गया आपका, ग्लूकोज हो गया। अब ग्लूकोज को किसकी उपस्थिति में, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, एंजाइम भी रहता है। तो वहां पे हम लोग को जल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा एटीपी के रूप में प्राप्त होता है। ये CO2 को हम लोग क्या करते हैं, तो शरीर के बाहर पुनः कहाँ तक, नाक तक लाते हैं, मतलब नोस्ट्रिल्स से फिर क्या करते हैं हम लोग, शरीर के बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया श्वसन। अब बात आता है कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से जीव में श्वसन कैसे कैसे होता है। आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे। इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग
किसके बारे में बात करेंगे? मनुष्य का श्वसन तंत्र। वो वीडियो देखिएगा जरूर, ठीक है। और आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे, देखने के बाद आप लोग प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। जिससे, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, जिससे हमको क्या हो, मोटिवेट होने का मौका मिले। और आप लोग क्या करेंगे, जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना जल्दी हम लोग और अधिक से अधिक अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। अब बात आता है कि श्वसन कितने प्रकार के, श्वसन रिस्पायरेशन, ज्यादा ध्यान रखेंगे इंग्लिश में ही, ठीक है। श्वसन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है एरोबिक रेस्पायरेशन। एक क्या बोलेंगे? एरोबिक रिस्पायरेशन। और एक बोलेंगे एनारोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन। ध्यान दीजिएगा, ये एरोबिक मतलब होता है वायवीय श्वसन। क्या होता है? वायवीय श्वसन है। यहाँ का होता है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन। श्वसन हम लोग में जो होता है वो कौन सा? तो पता है हम लोग को ऑक्सीजन की, यहाँ पे पहले परिभाषा याद रख लीजिए कि जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अर्थात O2 यहाँ पे क्या रहेगा? प्रेजेंट रहेगा। O2 क्या रहेगा? प्रेजेंट रहेगा। तो वैसे श्वसन को हम लोग बोलेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन। और जब O2 अब्सेंट रहेगा तो वैसे श्वसन को हम लोग क्या कहेंगे? तो अवायवीय श्वसन कहेंगे। क्लियर है? अब बात आता है कि अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट हो गया। क्या बोलेंगे? कि वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे क्या कहेंगे? तो एरोबिक रिस्पायरेशन कहेंगे। और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, एब्सेंट में होता है, उसे क्या कहते हैं? एनारोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। इसके आगे बात करते हैं हम लोग। हम लोग के पास जो प्राप्त होता है ग्लूकोज, क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज। ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज का सबसे पहले तो क्या होता है? यहाँ पे ग्लूकोज का साइटोप्लाज्म, नाम सुने हैं? साइटोप्लाज्म, जिसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। साइटोप्लाज्म में इसका विखंडन होता है। इसका क्या होता है? विखंडन होता है। किस रूप में? तो पाइरूवेट के रूप में। पाइरूवेट के रूप में। अब देखिएगा, ये पाइरूवेट, यहां से हम आपको 3 चीज बताने वाले हैं कि ये पाइरूवेट का विखंडन होता क्या है। एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन में आपको बताया कि एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में और एनारोबिक रिस्पायरेशन मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो यहाँ पाइरूवेट का विखंडन 3 कंडीशन में होता है। पाइरूवेट का विखंडन कितने कंडीशन में? 3 कंडीशन में। तो सबसे पहला बात हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन और तीसरा कंडीशन। पहला कंडीशन क्या होता है कि जब ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। ऑक्सीजन क्या हो? प्रेजेंट। दूसरी बात करेंगे हम, ऑक्सीजन का अभाव हो, मतलब कम मात्रा में हो। और तीसरा बात करेंगे हम, ऑक्सीजन क्या हो? अनुपस्थित हो, मतलब एब्सेंट हो, कह सकते हैं एब्सेंट हो। ऑक्सीजन क्या हो? एब्सेंट हो। पहला क्या बात की है? ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन का अभाव हो, मतलब ज्यादा मात्रा में नहीं मिले। और तीसरा बात करेंगे ऑक्सीजन का क्या हो? तो अनुपस्थिति में, मतलब कि अब्सेंटी में क्या होता है। तो सबसे पहले बात करें हम कि ऑक्सीजन का प्रेजेंटी में, तो याद रखिएगा कि यह क्रिया होता है कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया किसको कहते हैं? तो आप जानते हैं कि कोशिकाओं का ऊर्जा गृह होता है ये, ठीक है, जिसमें हमारे शरीर के कोशिकाओं का क्या होता है? भोजन का निर्माण होता है। यह कोशिका का एक क्या है? अंग है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक कोशिकांग है जो जीव द्रव्य में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि ग्लूकोज पाइरूवेट का विखंडन होता है और बनाता क्या क्या है? तो आपका बनाता है आपको CO2 और H2O और क्या? यूरिथ्रा, ठीक है। ये 3 चीज बनाता है। अब आ जाइए ऑक्सीजन के अभाव में। ऑक्सीजन के अभाव में मतलब ऑक्सीजन पूर्णतः नहीं मिलेगा। तो देखते होंगे आप लोग कभी, जब हम लोग कोई काम ज्यादा करते हैं, मतलब
कभी कभी दौड़ने की स्थिति में या फिर स्पीडली कोई काम करते हैं तो देखते होंगे हम लोग को थकान महसूस होता है। ऐसा क्यों थकान महसूस होता है? तो ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरुवेट जो बनता है हम लोग का, ग्लूकोज का जब विखंडन होता है तो पाइरुवेट जब बनता है तब वो पाइरुवेट और एक ऊर्जा भी बनता है। ठीक है, यहाँ पे पाइरुवेट और ऊर्जा भी बनता है, लेकिन वह ऊर्जा एटीपी रूप में होता है। यह पाइरुवेट का विखंडन 3 कंडीशन में, एक ऑक्सीजन की प्रेजेंटी में, ऑक्सीजन का अभाव में और ऑक्सीजन का अब्सेंट में। तो प्रेजेंटी में तो क्या बोलेंगे, कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या क्या बनता है? CO2, H2O और ऊर्जा। अब यहाँ पे आ जाइए ऑक्सीजन के अभाव में, तो यह याद रखिएगा कहाँ पे होता है? मांसपेशी में, मतलब पेशी में बोल सकते हैं, मांसपेशियों में। देखते होंगे हम लोग का मांसपेशी में क्या होता है? थकावट महसूस होता है। क्यों? जब हम लोग कभी दौड़ते उड़ते हैं तो देखते हैं क्या मांसपेशी में थकावट महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब हम लोग कोई काम स्पीडली करते हैं तो ऑक्सीजन क्या होता है, हम लोग को मिलना उतना मात्रा में नहीं मिल पाता है। ठीक है, कल बात करेंगे कि वयस्क मनुष्य कितने श्वसन लेता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग अगले पार्ट में, इसका नेक्स्ट पार्ट कल आ जाएगा। तो मांसपेशियों में क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल, नाम सुने होंगे, लैक्टिक अम्ल। और यही लैक्टिक अम्ल कहाँ पे? दूध में भी पाया जाता है, दही में भी पाया जाता है ना। चलिए, तो मांसपेशी में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण हम लोग को क्या होता है? थकावट महसूस होता है। पूछा जाएगा कि हम लोग को थकावट महसूस क्यों होता है, तो क्या याद रखिएगा कि मांसपेशियों में किसका? लैक्टिक एसिड का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण हम लोग को थकावट महसूस होता है। अब आ जाइए ऑक्सीजन के अब्सेंट में, मतलब जब ऑक्सीजन उपस्थित नहीं हो, तो ये याद रखिएगा किस कोशिका में होता है? तो ईस्ट सेल में। किस में होता है? ईस्ट सेल, मतलब ईस्ट कोशिका में। अब देखिएगा यहाँ क्या क्या बनाता है, तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, C2H5OH, जिसको इथेनॉल मतलब दारू भी बोल सकते हैं। ठीक है, यही होता है इथेनॉल और क्या? CO2। अब देखिएगा इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? किण्वन, जिसको इंग्लिश में फर्मेंटेशन कहते हैं, फर्मेंटेशन। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑक्सीजन के अभाव में अगर पूछा जाए कि पाइरुवेट का विखंडन कहाँ होता है, तो कहाँ बोलेंगे? ईस्ट सेल में, ईस्ट कोशिका में। क्या क्या बनाता है? तो ये इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? किण्वन कहते हैं। और इसी किण्वन प्रक्रिया से चीनी का भी उत्पादन होता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे 3 कंडीशन हमने बताया। माइटोकॉन्ड्रिया में कब होगा? जब ऑक्सीजन की उपस्थिति रहेगी। ऑक्सीजन का अभाव कब रहेगा? तो मांसपेशियों में। ठीक है, जहाँ क्या बनाएगा? लैक्टिक अम्ल। और अब्सेंट रहेगा मतलब प्रेजेंट नहीं रहेगा, अनुपस्थित रहेगा, तो ये क्या क्या बनाएगा? तो बनाएगा आपका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या क्या बनाएगा? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। यह क्रिया क्या कहलाता है? तो आपका किण्वन कहलाता है, फर्मेंटेशन कहलाता है। क्लियर? अब दोनों में अंतर भी हो गया, ग्लूकोज का और ये आपका एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन में याद रखिएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और एनारोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो होगा उसको क्या बोलेंगे? एरोबिक, मतलब वायवीय श्वसन। और जो अनुपस्थिति में होगा उसको क्या बोलेंगे? अवायवीय श्वसन। ठीक है, अब हम लोग जो करते हैं वो कौन सा श्वसन हो गया? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जब ऑक्सीजन नहीं रहता तो हम लोग श्वसन क्रिया कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं, तो ये क्या हो गया? वायवीय श्वसन। अब ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे वायवीय श्वसन होगा वहाँ ऊर्जा का उत्पादन अधिक होगा। और यह वायवीय श्वसन 2 चरणों में होता है। एक चरण साइटोप्लाज्म में और दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन वो वायवीय श्वसन का पूरा चरण कहाँ होता है? तो साइटोप्लाज्म में ही होता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं पौधों में श्वसन कहाँ होता है। कुछ छोटा ऑब्जेक्टिव टाइप आप लोग बात को ध्यान में रख लेंगे कि पौधों में जो श्वसन होता है, तो पौधा जानते हैं कि पौधा के पत्तियों में क्या पाया जाता है? अस्टोमाटा। क्या पाया जाता है? अस्टोमाटा पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? रंध्र। हिंदी में क्या बोलेंगे? रंध्र। इसी के द्वारा इसमें एक छिद्र पाया जाता है। इसी छिद्र के द्वारा क्या होता है कि विसरण क्रिया के द्वारा वायुमंडल से ऑक्सीजन गैसों का आदान प्रदान होता है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे याद रखिएगा कि पौधे भी ऑक्सीजन ही ग्रहण करते हैं श्वसन की क्रिया में।
ये गलतफहमी में नहीं रहेंगे हम लोग कि पौधा क्या करता है, CO2 ग्रहण करता है। वो CO2 ग्रहण किस लिए, तो वो प्रकाश संश्लेषण के लिए करता है, ठीक है। ये नहीं कि वह श्वसन में क्या करता है, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वह भी क्या लेता है, तो ऑक्सीजन गैस ही श्वसन क्रिया में लेता है। इसीलिए देखते होंगे कि हम लोग को रात्रि में पेड़ पौधों के पास सोने में कठिनाई होता है। क्यों, क्योंकि रात में वह भोजन नहीं बना पाता है, मतलब सूरज का प्रकाश नहीं रहेगा तो भोजन कैसे बनाएगा, जिसके कारण वह भी तो ऑक्सीजन ही ले रहा है, हम लोग भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, और उसके वनस्पति हम लोग क्या है, बहुत छोटा है, तो ऑक्सीजन का वहाँ कमी होने लगता है, जिसके कारण हम लोग को श्वास लेने में वहाँ कठिनाई होने लगती है। ये बात मन से निकाल के फेंक दीजिएगा कि ऑक्सीजन का वो उपयोग श्वसन क्रिया में नहीं करता है, ऑक्सीजन का ही उपयोग करता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, जितना वो उपयोग करता है उससे ज्यादा वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में छोड़ देता है, जिसके कारण हम लोग साधारणतः समझ जाते हैं क्या कि ऑक्सीजन वो लेता नहीं है, ऑक्सीजन छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है, लेकिन वो भोजन बनाने में उपयोग करता है। श्वसन की क्रिया में क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन ही लेता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किस क्रिया द्वारा, तो विसरण क्रिया द्वारा याद रखेंगे। अगला फिर जब हम लोग अब बात करें जंतुओं में श्वसन, तो जंतु में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा, तो याद रखिएगा विसरण क्रिया द्वारा ही होता है। वहां भी किस क्रिया द्वारा होता है, विसरण क्रिया के द्वारा। लेकिन जंतुओं में गैसों के आदान प्रदान के लिए 3 श्वसन अंग पाए जाते हैं। पूर्णतः जंतुओं में मतलब जीवों में कह सकते हैं कि 3 प्रकार के श्वसन अंग पाए जाते हैं। पहला हो गया आपका ट्रैकिया, जिसको श्वास नली कहते हैं। दूसरा हो गया गिल्स, जिसको गिल्स ही बोलते हैं, और फेफड़ा लंग्स, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लंग्स बोलते हैं। पहला क्या हो गया, ट्रैकिया, पहला ट्रैकिया हो गया, दूसरा क्या हो गया, गिल्स, और तीसरा क्या हो गया, लंग्स, ठीक है। तो ट्रैकिया के द्वारा जो ये आपका श्वसन होता है वो किसमें होता है, तो कीटों में। याद रखेंगे, कीटों में श्वसन पूछेगा तो किसके द्वारा होता है, तो आपका श्वसन ट्रैकिया के द्वारा होता है। जैसे तिलचट्टा हो गया, ठीक है, आपका टिड्डा हो गया, ये सब में। उसके बाद गिल्स के द्वारा कहाँ पे पाया जाता है, तो आपका जल में जो पाया जाता है मछली, वहाँ गिल्स के द्वारा होता है। लंग्स में हम लोग के जो उच्च श्रेणी का जंतु है उसमें किसके द्वारा ये आपका श्वसन होता है, तो बोलेंगे क्या, लंग्स के द्वारा, ठीक है। इसके बारे में कल हम लोग और ज्यादा बात करेंगे जब मनुष्यों का श्वसन पढ़ेंगे, ठीक है। मेढक में 3 प्रकार के श्वसन अंग पाए जाते हैं, क्योंकि वह कहाँ पे, ये आपका अंदर भी रहता है, ठीक है, फिर जल में भी पाया जाता है और स्थल पे भी पाया जाता है। तो ये सब बातें हम लोग कल करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कल मनुष्य का श्वसन तंत्र के साथ। तो तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। बाय।